लेकिन अभी क्या है कि 2 महीने बाद धान बोने की टाइम आएगा और जब हम धान बोते हैं तो धान में ज्यादा पानी चाहिए, उस समय बांध की पानी रोक दे और जो धान की फसल है ये नष्ट हो जाए, धान की फसल नष्ट हो जाए क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। और पानी को रोक के रखे और जब ये पानी जाएगा, ठंडी का दिन आएगा, अक्टूबर नवंबर आएगा तो गेहूं बोने का टाइम आता है, गेहूं को ज्यादा पानी देंगे तब नष्ट हो जाएगा, तो उस समय पनिया छोड़ दे, धान को सुखा के मंगा दे, गेहूं को भिगा के खत्म कर दे। इन भिकमंगों को जब आटा खरीदेगा 600 रुपए किलो तब समझ में आएगा कैसे तड़पा तड़पा के। देखिए हमारे मासूम जनता, मासूम लोगों को गोली मारे हैं सब, जो पर्यटक थे इन्होंने कोई गलती नहीं किया तो उन्हें मारे थे सब यहाँ पर। इसलिए हम लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि सूद समेत उनको लौटा दिया जाए। बच्चा बच्चा पूछे कि अब्बा पापा मम्मी आटा इतना महंगा क्यों हो गया, तब समझ जाएगा कि पानी रोक दिया है भारत वहां पर। ये करना चाहिए और यहाँ पर बांध का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के इन बांध को रेगिस्तान में, राजस्थान के थार मरुस्थल में इंदिरा गांधी के पैरेलल कई नहरें बना के रेगिस्तानी एरिया में भर देना चाहिए। यहाँ के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को पानी की बहुत किल्लत होती है, तो हम ये पानी अपने दुश्मन देश को क्यों दे जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ, हालांकि हमारे पास अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लेकिन ये लॉन्ग टाइम है, रेगिस्तान में हम लोग को इन पानियों को भेज देना चाहिए। और जो भी पानी जो यहाँ पाकिस्तान जा रहा है उसको जब हम इधर डाइवर्ट करेंगे तो इस एरिया में, पंजाब और राजस्थान की इस एरिया में जो कागज उद्योग है, लुगदी उद्योग है, कार्टून बनता है, कागज बनता है, ये सब में सबसे ज्यादा पानी की खपत होती है। 2014 यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा पानी की खपत किसमें होती है, कागज एवं लुगदी उद्योग, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ था। तो इस एरिया में कागज वगैरह का उद्योग डालना चाहिए जिसमें पानी की हैवी खपत है, वैसे एरिया में नहीं डालना चाहिए जहां पानी कम है। हालांकि यहाँ पर हम लोग इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है, वरना इन पानियों को हम लोग दिल्ली की ओर भी मोड़ सकते हैं। वो मोड़ने के लिए जो सिस्टम आता है उसे एक्वाडक्ट कहते हैं। ये देखिए ये एक्वाडक्ट है, ये एक्वाडक्ट के रास्ते हम पानी को मोड़ सकते हैं और एक्वाडक्ट के रास्ते अगर हम दिल्ली यमुना में ले आते हैं और यमुना में तेज गति से छोड़ दे तो यमुना नदी में जो गंदगी की समस्या है वो तेज बहाव के कारण बह जाएगा और आगे एक लोहे की जाली लगा दे जिससे कि जो प्लास्टिक है, कूड़े करकट है, उसे हम रोका जा सकता है और पूरा का पूरा पानी साफ हो जाएगा। यमुना साफ के लिए देख रहे थे, यमुना साफ करने के लिए जोड़ देंगे नदियों को तो यमुना आराम से साफ हो जाएगी, बहाव के साथ आगे बढ़ जाएगी यमुना नदी। पाकिस्तानी सेना सोचती है कि छोटा मोटा एयर स्ट्राइक टाइप की कोई घटना हो जाए जिससे कि पाकिस्तानी सेना का जो जनरल है आसिम मुनीर वो अपने आप को रेलेवेंट दिखा सके कि हमारी कितनी जरूरत है, पाकिस्तान को कितना बचा के रखा है। लेकिन भारत को यहाँ इजराइल जैसे सोचने की जरूरत है, यदि एक भी हमला हो तो बड़ा सटीक हो, पाकिस्तान की कमर तोड़ दिया जाए। पाकिस्तान में जो बिजली घर है, भारत यहाँ से जब हमला करे तो इसके बिजली घर को उड़ा दे जिससे कि बिजली ही न बन पाए, और जो ग्रिड होता है, ग्रिड जहाँ से बिजली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ग्रिड उड़ा दे। अगर बिजली घर और ग्रिड उड़ गया, अगर 10 मिसाइल ग्रिड पे मारो, 10 मिसाइल मार देना यहाँ पे बिजली घर पे, पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाएगा, सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और इस गर्मी के टाइम पे अगर ब्लैकआउट हुआ यानी पूरी बिजली खत्म हो गई तो सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, कॉलेज बंद हो जाएंगे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनी, दुकान, सारी चीजें ठप हो जाएंगी। उसके बाद जो इसकी ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो है, ऑयल डिपो जो है, ऑयल रिफाइनरी है, इसको उड़ा देने के बाद फ्यूल खत्म। जब फ्यूल खत्म हो गया तो ना स्कूटी चलेगा, बाइक, कार, टेंपू, मोटरसाइकिल कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन को ही रोकना जरूरी होता है। जितने भी बड़े पुल होते हैं, जितने बड़े मेजर पुल है, इन पुल को अगर गिरा दिया जाए तो पुल को गिरा देने की वजह से ट्रेन भी नहीं चल पाएगी यहाँ से और ना ही कोई बड़ी गाड़ियां जा पाएंगी। हालांकि ट्रेन को रोकने के लिए सबसे ज्यादा होता है जो बड़े जंक्शन होते हैं, उनके जंक्शन पॉइंट पर अगर बम्बार्डमेंट कर दिया जाता है तो ट्रेन का आवाजाही बंद हो जाता है। तो भारत सरकार को स्ट्रेटेजिकली हमला करना पड़ेगा और नीचे से नौसेना का ब्लॉकेज लगा देना है और ऊपर से धो देना है, ताकि अगर 2 दिन के लिए भी सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो इसका बहुत लंबा इंपैक्ट पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में दिखना चाहिए कि अगले 10 साल तक पाकिस्तान उसकी भरपाई करते रह जाए। देखिए कश्मीर से ही ज्यादा घुसपैठ इसको होने का एक बड़ा कारण ज्योग्राफिकल टेरेन है। वहां ज्योग्राफी की जो बनावट है, पहाड़ है, उबड़ खाबड़ है और इसमें इतने घने जंगल है, इतना घना जंगल है कि हाथी छुप जाती है इन जंगलों के बीच में, तो इसके बीच में आतंकवादी को छुपना तो बड़ा ईजी है। तो भारत सरकार को और सेना को एक कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। पर्यावरण जाए साइड में, यहाँ पे पहले देश की सुरक्षा जरूरी है। वहाँ पे जो बॉर्डर का एरिया है लगभग 1 किलोमीटर चौड़ाई में जितने पेड़ हैं उन सबको साफ कर देना चाहिए। इन पेड़ को साफ कर देना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर कोई भी आतंकवादी छुप सकता है, यहाँ छुप सकता है, यहाँ छुप सकता है, यहाँ छुप सकता है, लेकिन ये जो बीच वाला एरिया है यहाँ कोई आतंकवादी नहीं छुप सकता है। तो ऐसे जो एरिया है बॉर्डर से सट के लगभग 1 से 2 किलोमीटर की चौड़ाई में पूरा साफ कर देना चाहिए जंगल। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर साफ कर देंगे तो कोई भी आएगा तो दिख जाएगा तो ये तो ठीक है, लेकिन दोबारा जंगल उग जाएंगे। तो ऐसे क्या किया जाता है, एक सीमेंट ब्लैंकेट आता है, सीमेंट का कंबल होता है, उसको बिछा दिया जाता है, उसके ऊपर पानी का फुहारा मार दिया जाता है। तो बरसात से पहले बिछा दे, पानी का फुहारा मारेंगे सट जाएगा, जमीन पकड़ लेगा, फिर उसके ऊपर कोई चीज नहीं उगेगा। तो 1.5-2 किलोमीटर खाली हो गया, कोई आए दंदना दो यहाँ पर। लेकिन ये क्या करेंगे सर, फिर सुरंग खोद के अंदर से आएंगे सर, थोड़ा पैसा लगेगा, एक ड्रेजिंग मशीन आती है, जितना गहरा खोदना है उतना गहरा ये खोद सकती है, ये खोदते हुए आगे बढ़ती है। तो ऐसे क्या है कि जहां तक क्योंकि सुरंग खोदेंगे सब मिट्टी से खोद सकते हैं, तो बॉर्डर के पास इन ड्रेजर मशीनों को लगा के पूरी ड्रिलिंग कर दे और उसमें सीमेंट रीइंफोर्समेंट सीमेंट छत डाल के ढलैया करते हुए चले जाए। यहाँ पर अडानी के पास तो सीमेंट की कमी है नहीं है, सरकार उसे लेके डाल दे यहाँ से वहां तक पूरा अंदर अंदर दीवार टाइप का, कि नीचे से सुरंग में भी नहीं आ सकता। इससे क्या है कि थोड़े बहुत तक तो हम लोग रोक सकते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से भी सुरंग खोद के आ सकता है। उधर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है कि पानी रोक देने को एक्ट ऑफ वार कहते हैं। अरे बैल कहीं का, रोकने से पहले हमको ही पता था तुम कौन सी एक्ट ऑफ वार करेगा। 71 में हम लोग मारे थे तुमको, 93,000 फौज छोड़ के गए थे। आइए तुम्हारा नया ये है, ये छर्रा को देखिए यहाँ पर, ये उसका पाकिस्तान का नया छर्रा है। ये कह रहा है कि हमसे बिना पूछे पानी रोका गया है, या तो पानी आएगा या तो वहां से नदियां, खून की नदियां आएंगी। सोच रहा तू नहीं, तोरा पिए का पानी घटल है, यहाँ से खून का नदी बहेगा यहाँ पे, पकलोल कहीं का। इस छर्रा को क्या बुझा रहा है, जुमा जुमा 8 दिन हुआ इसको राजनीति में हुए। एक यूरोपीय मीडिया हाउस ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का इंटरव्यू लिया और कहा कि आप लोग तो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद का संरक्षण करते हैं, भारत में आतंकवाद भेजते हैं। तो बुढ़वा कह रहा है हाँ हम भेजते हैं, 3 दशक से भेज रहे हैं, 30 साल से, और अमेरिका के और यूरोप के कहने पर भेज रहे हैं। ये बेचारी अंग्रेज पत्रकार थी, ये बकलोलिया, इसका तो मोए मोए हो गया, पूरा थुथुरे लटक गया इसका। ये सोची थी कि हम पाकिस्तान की बेइज्जती करेंगे, इसी का बेइज्जती कर दिया। इन बैलों बुढ़वा के भरोसे मत रहना, डूबते जहाज है सब, कई गाड़ी को लेकर डूबेंगे। बेचारी के चेहरे उतर गया यहाँ पे। ये क्या कह रहा है कि हम भारत पर परमाणु बम, तुम पहले भारत पे परमाणु बम मारोगे तो ऐसे तो चला के तो मारोगे नहीं परमाणु बम, किसी जहाज से लेके आएगा, मिसाइल से ले आएगा मारने के लिए, ऐसे तो ले आके नहीं सीधा पटक देगा। तो हमारे पास S-400 है, तुम्हारा जहाज उड़ने से पहले, बड़ू समझ में आ गया चाचा, जहाज उड़ने से पहले S-400 को पता चल जाता है। अगर 400 किलोमीटर के दायरे में कोई जहाज जैसे टेक ऑफ करता है पता चल जाता है, मार के गिरा दिएगा। दूसरा ही बुढ़वा क्या कहता है, यही बुढ़वा कह रहा है कि हम 130 गो मिसाइल
अरे बैला कहीं का, तुम भारत को मारने के लिए 130 को परमाणु बम चलाएगा, पूरा एशिया उड़ाना है क्या रे? ये बुड्ढा सटिया गया है, इसको पूरा एशिया, हम लोग को कोई जरूरत नहीं है 130 परमाणु बम चलाने की, हम लोग के लिए 5 ही इनफ है, इधर ग्वादर, इधर कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर, पेशावर, यही 5-6 गो है, काम खत्म। यहाँ 130 को चलाएगा ये बैल कहीं का। देखिए भारत सरकार को टेक्निकली सोचना पड़ेगा, कुछ खुफिया तरीके से। देखिए जो बंदूक की गोलियां होती हैं, अगर इनमें हम साइज थोड़ा सा बड़ा कर दे तो बंदूक के अंदर ही फट जाएगी। तो हम लोग जो पाकिस्तानी जो कश्मीर में गोलियां स्मगलिंग कर रहा है, उसके चेन में घुसना पड़ेगा। हमारी इंडियन आर्मी का एक कवर्ड ऑफिसर उस चेन में घुस जाए गोलियों की सप्लाई वाले में, और उन्हीं लाख 1000 गोलियों के बीच में एक ऐसी गोली डाल दे जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो। अगर थोड़ा सा साइज बड़ा हो तो बंदूक के अंदर ही फट जाएगा। नहीं तो इन गोलियों को गर्म करके बेच दे, पानी में उबाल देने के बाद इसके अंदर का बारूद काम नहीं करता है, उसके बाद ये गोली चलाएगा तो ठक ठक बोलेगा, गोली नहीं निकलेगा। तो धीरे धीरे कैसे नकली नोट मार्केट में आ जाता है तो पता नहीं चलता। उसी तरह नकली गोलियां पहुंचा देना है, जो साइज में बड़ी हो तो बंदूक फाड़ देगी, नहीं तो उबला हुआ रहेगा, पानी में उबाल देंगे, उसके बाद सुखा देंगे तो पता कौन चलेगा कि अंदर का बारूद काम नहीं कर रहा है। 1000 के बीच में से 100 गोली ऐसे ना निकाल दे तो ये हो जाएगा। लेकिन हम तो कहते हैं सरकार से कि छोटे साइज का नैनो चिप बनाइए, माइक्रो चिप बनाइए, जो जीपीएस सिग्नल दे सके, जीपीएस सिग्नल दे सके, और इन बंदूक के पीछे बट में या कहीं पे भी उसको इंस्टॉल कर दे। उस जीपीएस सिग्नल देने वाले को जहां भी इंजीनियर देखे सब कोई सूटेबल जगह, उसकी जगह पे उसको इंस्टॉल कर दे, और स्मगलर के थ्रू, अपने ही स्पाई खुफिया एजेंसी के थ्रू उन आतंकवादियों में बंटवा दी राइफल। अब ये दूसरा राइफल में जीपीएस लगल है, अभी जहां जहां आतंकवादी जाएगा सब ना वो जीपीएस ट्रैक करते रहेगा। इनको मारना नहीं है, बाप रे बाप मारना नहीं, पकड़ा जाएंगे सभी सब। ये जहां जहां घुसेगा, कहां रुका है, किसके यहां रुका है, नाश्ता के टाइम कहां था, रात में कहां था, खाना के टाइम कहां था, बंदूक चलाने कहां गया है, बॉर्डर पार किया है कि नहीं, कहां नहीं किया। ऐसा अगर हम लोग 100 को बंदूक हिला दिए लोग ना, राइफल हिला दिए लोग ना, 6 महीना तक इन राइफलों वालों को मारना ही नहीं, 6 महीना तक सारी जानकारी हम लोग को मिल जाएगी यहाँ पे। तो हम तो कहते हैं कि भैया थोड़ा सा खुफिया तरीका से सोचना पड़ेगा, खतरनाक तरीका से, शराफत से भी लड़ना है, सामने से भी लड़ना है, और खतरनाक बुद्धि से भी लड़ना है। तब जाके इन हम अपने कश्मीर को शांत रख पाएंगे। कश्मीर हमारे लिए माथे का मुकुट है, उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या इसके अंदर जीपीएस लगाना चाहिए, या फिर बंदूक की गोली का साइज बढ़ा के, या फिर उबाल के गोलियों को सप्लाई करना चाहिए कि नहीं?